सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की तमाम करेंसी नोटों को तब्दील कर दिया जाएगा। तो डेडलाइन क्या है और हमको कब तक अपने पैसे तब्दील करवाने हैं। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब की जिंदगी के एक अहम तरीन केस की समाअत हुई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक खौफनाक कड़ी लगा दी है। आखिर अब किससे फटा हुआ है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और साइफर केस का फैसला आने वाला है। फैसला कब आएगा, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फाहद है। पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के तमाम नोटों को बदला जाएगा। मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो गया है, बना लिया गया था मंसूबा काफी अर्सा पहले, और मार्च से जो है इसकी तकमील होगी और फिर डेडलाइन दी जाएगी और हम सबको अपने पैसों को, करेंसी नोटों को तब्दील करवाना होगा। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि मार्केट में बहुत सारे जाली नोट जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। तो जब नए नोट आएंगे तो उनका अलग रंग होगा, डिजाइन होगा और सीरियल नंबर्स होंगे। तो सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो इसमें इम्प्रूव्ड होंगे। तो फिर उसकी कॉपी करना और जाली नोट बनाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। और इससे भी जो अहम और बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ब्लैक मार्केट है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और अनडॉक्यूमेंटेड मनी जिसे कहते हैं वो है। यानी बहुत सारे लोग हैं कि जो जायज या नाजायज, हराम या हलाल, लीगल और इलीगल पैसा कमाते हैं और उसको अपने घरों में रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके घरों में जो है वो अरबों खरबों रुपया पड़ा होता है। वो चूंकि बैंक में नहीं रखते तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और फिर वो उस पे टैक्स बचा लेते हैं। तो जब जाएंगे, डेडलाइन होगी, जब पुराने नोट लेकर जाएंगे स्टेट बैंक, नए नोट लेंगे, तो फिर वो तमाम लोग रिकॉर्ड पे आ जाएंगे कि ये लोग हैं, इनके ये एड्रेस हैं, ये इनके शनाख्ती कार्ड हैं और ये इतना पैसा लेकर आए हैं। तो फिर उस पे टैक्स देना पड़ेगा और फिर वो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, यानी वो सब रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो जो बहुत सारा पैसा है उस पे टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। अब हम पाकिस्तान ये विश कर सकते हैं कि जो आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी हैं कि ये पैसा जो है ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पे लगे जो जमा होगा, क्योंकि इससे जो है वो रोकथाम हो जाएगी जो कि ब्लैक मार्केट है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और जो 2 नंबर पैसा होता है वो लोगों को रियासत के सामने, हुकूमत के सामने लाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, वरना डेडलाइन खत्म होने के बाद उस पैसे की जो कीमत है वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा ही मंसूबा कुछ साल पहले इंडिया की जो मोदी हुकूमत है उसने लॉन्च किया था और सरप्राइज दिया था इंडियंस को, और उसकी मोहलत बहुत कम थी। तो बहुत सारे लोगों को दिल के दौरे पड़ गए थे और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी और इस तरह जो बहुत सारे लोग हैं वो शिकंजे में आ गए थे और फिर लोगों को टैक्स देना पड़ा था। तो आई होप कि इससे पाकिस्तान का फायदा हो, इसका पाकिस्तान को बिल्कुल फायदा होगा और होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि क्या हुकूमत का ये फैसला सही है या गलत है? और ये जो है मार्च तक इस मंसूबे की जो तकमील है वो मुकम्मल हो जाएगी, यानी मंसूबा मुकम्मल होगा और फिर आवाम को बताया जाएगा कि इतने दिन आपके पास हैं, इतने दिनों में आप अपने जो हैं वो नोट तब्दील करवा लें। तो अभी इसमें कुछ हफ्ते बाकी हैं। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब की जिंदगी का एक अहम केस है जो कि 9 सालों से समातों का मुंतजर था। ये केस की हेयरिंग हुई है। अल्ताफ हुसैन साहब खुद भी बेताबी से इस केस का अहवाल जानना चाहते थे कि इसमें क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है। 2 पिटीशन दायर की गई थी और ये जो 2 पिटीशन हैं ये 2 मुख्तलिफ लोगों ने दायर की थी। जो एक साहब हैं उनका नाम है इदरीस अलवी, एक का नाम है आफ्ताब बकाई। इन दोनों लोगों ने अल्ताफ हुसैन के लिए पिटीशन दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। और 3 रुकनी एक लार्जर बेंच था जिसकी जो हेड थी वो थी सीनियर जज आलिया नीलम, इसके अलावा जस्टिस शहराम, जस्टिस असजद। इन लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब के केस की समाअत शुरू की और जिन साहिबान ने केस दायर किया था तो उनसे पूछा गया कि आपने ये केस क्यों दायर किया है, क्यों पिटीशन दायर किया है। और ये भी पूछा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कि आपको इस केस से क्या फायदा होगा ये पिटीशन दायर करने से। और उसके बाद हुआ यूं कि इस लार्जर बेंच ने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि केस की समाअत शुरू हुई
اور یہ 2 سوال پوچھے اور اس کے بعد کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے جو وکیل تھے تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی، بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحبان نے اس کیس کی سماعت ایڈجرن کر دی، یعنی ملتوی کر دیا گیا۔ اور اب جو پٹیشن جن لوگوں نے دائر کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بینچ کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی ججوں کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک درخواست دینی ہوتی ہے اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنے عرصے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جو جج صاحبان نے بڑی ہی متنازع بات کی ہے، سماعت ملتوی کر کے سننا تو چاہیے تھا، بلکہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ کیس کو بڑی حد تک نمٹا دیتے، لیکن ہوا ہے بالکل توقعات کے برخلاف، اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ کافی ناراضی ظاہر کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس حرکت کے بعد جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے ہوئی تھی، کہ وہ کنٹروورشل جج تو پہلے ہی تھے، لیکن معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، ان کی بہت کمپلین آئی تھی، اور جب بات ثبوت تک پہنچی اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل تک گیا، جو کہ ججوں کی ہی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اپنے ہی جج کے خلاف تحقیقات کرتی ہے، تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کچھ دن پہلے کی بات ہے اس پہ ویلاگ بھی بنایا تھا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا، اور جج جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تبھی ریزائن کرتا ہے کہ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے اور وہ بچ نہیں پائے گا، تو وہ ریزائن کرتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے، سزا سے بچ جاتا ہے اور اپنی پینشن اور مراعات کو بچا لیتا ہے۔ تو بہت ہی عجیب سا قانون ہے کہ اگر عدالتوں میں نوسر بازی ہوتی ہے اور اگر جج کرپٹ ہوتا ہے، وہ کرپشن کرتا رہتا ہے، فراڈ کرتا رہتا ہے، لوٹ مار کرتا رہتا ہے، اور جب اس پہ الزام لگتا ہے اور ثبوت پیش کی جاتے ہیں اور جب وہ پکڑا جانے والا ہوتا ہے تو وہ ریزائن کر لیتا ہے اور وہ اپنی تمام مراعات، پینشن لاکھوں روپے کی، اعجاز الاحسن صاحب کی کوئی پینشن 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی تھی، ان کے پاس ڈرائیور تھا، گاڑی تھی، گھر تھا، پھر پیٹرول تھا، پھر بجلی تھی، تو سب انہوں نے ریٹین کر لیے ہیں ریزائن کرنے کے بعد۔ لیکن جج کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے میں، ہر انسان کی ایک انا ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، تو جج ریزائن تبھی کرتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی جو ٹیکس کے پیسوں سے اس کو نوازا جاتا ہے، پینشن دی جاتی ہے، تو وہ چھن جائے گی زندگی بھر کے لیے، تو وہ ریزائن کر کے یہ سب کچھ بچا لیتا ہے۔ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی کنٹروورشل یہ ایک لا ہے جس کو چینج ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کو احتساب کا ڈر ہوگا تو بہت سارے لوگ اس ڈر کی وجہ سے کرائم نہیں کریں گے یا پھر کم کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ججوں کے لیے ایک الگ ہی قانون ہے۔ لیکن اعجاز الاحسن صاحب وہ جج تھے جنہوں نے الطاف حسین صاحب پہ 2016 میں پابندی لگائی تھی، ان کی تصویر پہ، ان کی تقریر پہ، لیکن یہ جج صاحب خود ہی متنازع ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر، تصویر اور سیاست پہ جو پابندی تھی اس کو اب بحال کر دیا جائے، کیونکہ الطاف حسین نے اپنی جو غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، معذرت کر لی تھی، تو ان کو بھی اب سیاست کرنے دی جائے، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کا یہ جو معاملہ ہے، اتنے عرصے بعد کیس کی سماعت ہوئی اور پھر ملتوی کر دی گئی، تو اس بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ کیا کنٹروورشل ڈیسیژن دیا ہے یہ جو لارجر بینچ ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب آخر دوبارہ سیاست میں واپسی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں اور اپنی ناراضی دور کریں، جس طرح کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ کرتے ہیں۔ 3 بار وزیر اعظم بن گئے نواز شریف صاحب، 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، الیکشن کا بخار جو ہے وہ پاکستان میں زوروں پر ہے، سر پہ چڑھا ہوا ہے، گرما گرمی ہے سیاسی، اور نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ ہر بار وہ خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرتے ہیں، تو کرسی چھن جاتی ہے، جیل ہو جاتی ہے، جلا وطنی ہو جاتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی دور کرتے ہیں، ان کا دل جیتتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کا معاملہ کافی پرانا ہو گیا ہے، تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی دور کر دیں، ان کا دل پگھلا دیں، تو ان پہ تمام دروازے واپس کھل جائیں گے۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ 2 اور بڑی خبریں ہیں، اہم خبریں ہیں، چھوٹی خبریں ہیں، وہ یہ کہ عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ 200 مقدمات ہیں، جن میں توشہ خانہ، سائفر اور عدت میں نکاح کا کیس جو ہے اور 9 مئی کا وہ کافی اہم ہے۔ تو
जो साइफर केस है वो हतमी मराहिल में दाखिल होने वाला है, हो गया है, और जो केस का फैसला है वो होने वाला है। किस दिन होगा वो आपको बताऊंगा। वो इसी हफ्ते साइफर केस का फैसला होने वाला है और खान साहब के सितारे गर्दिश में हैं। रियासत नाराज है इमरान खान साहब के 9 मई के वाकयात के बाद और उससे पहले भी, और लोग जो हैं वो उनकी हमदर्दियां खान साहब के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि खान साहब सियासतदान नहीं है। खान साहब एक सुपरस्टार हैं और उनको सियासतदान बनाने वालों ने ये गलती की है, और उनको सियासतदान समझने वालों की गलती है कि वो सियासतदान उनको समझते हैं। और खान साहब भी इसके जिम्मेदार हैं कि वो भी अब खुद को सुपरस्टार के बजाय सियासतदान समझने लगे, हालांकि वो एक खिलाड़ी थे। तो खिलाड़ी को जिसने सियासतदान बनाया है वो इस बात की सबसे ज्यादा कसूरवार है। तो साइफर केस का फैसला इसी हफ्ते होने वाला है और खान साहब के सितारे गर्दिश में हैं, वो मुश्किल में हैं। इसके अलावा तोशा खाना केस भी चंद ही दिनों में उसका फैसला आ जाएगा और खान साहब को इसमें सजा होने वाली है। इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब बहुत ही ज्यादा गरजे बरसे हैं। उन्होंने तड़ी लगाई है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि नाजमाबाद में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वालों में लड़ाई हो गई थी और उसमें एमक्यूएम के एक कारकुन जाम बहक हो गए। तो एमक्यूएम ने इसका इल्जाम लगाया है डॉक्टर आसिम हुसैन पे, पीपल्स पार्टी पे। और मुस्तफा कमाल ने ये कहा है रियासत को कि रियासत पीपल्स पार्टी वालों को लगाम दे, और अगर रियासत ने ये नहीं करना तो एमक्यूएम को इस बात की इजाजत दे। तो उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के लिए आधे घंटे का ये मसला है, पीपल्स पार्टी का दिमाग ठीक करना, पीपल्स पार्टी का मसला सही करना, सॉल्व करना। तो ये बात सुन के पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो गुंडे हैं, गुंडा गर्द जमात है, और ये जिस तरह किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो इस बात का चर्चा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो वैसे मुस्तफा कमाल साहब बहुत ही एक एग्रेसिव किस्म के इंसान है, पुरजोश, गर्म मिजाज, लेकिन उनको जरा सोच समझ के इस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो वीडियो बन जाती हैं, रिकॉर्ड पे आ जाती है हर मुंह से कहा निकला हुआ लफ्ज। तो जो लोग हैं फिर वो इस बात को वायरल कर रहे हैं कि देखें ये लोग तो गुंडे हैं और ये बदमाशी की धमकियां दे रहे हैं, कानून को हाथ में लेने की, पीपल्स पार्टी के लोगों को सबक सिखाने की। तो बिल्कुल सियासत करें, एग्रेशन दिखाएं और कराची की सीटें जीतें, कराची वालों के लिए काम करें। कराची वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि कराची में काम, लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए, लेकिन ऐसी जबान का इस्तेमाल सोच समझ से करें कि जो आपके खिलाफ जो है वो मामला चला जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मुस्तफा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी को धमकी दी है और कहा है कि पीपल्स पार्टी अगर रियासत इजाजत दे दे तो पीपल्स पार्टी का मसला आधे घंटे में ठीक कर सकते हैं, तो क्या ठीक है या फिर ऐसा इज्तिनाब करना चाहिए था? तो वीलॉग आपका कैसा लगा? आप वीलॉग को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। शुक्रिया।